मैं आहूजा जी आपसे चाहूंगा कि जैसे अभी सुदीप भाई ने कहा कि भाई हाई कोर्ट यहां है, तो एक उम्मीद थी कि लॉ यूनिवर्सिटी यहां खुले, दूसरे यहां कोचिंग के बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले, खास करके पीएससी। और अभी पीएससी पहले भी कंट्रोवर्सी में थी और अब तो भाजपा पूरा आंदोलन छेड़ बैठी है उसके खिलाफ। और यहां पर बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं। ये एक ऐसा शहर है, पता नहीं बहुत लोग नहीं जानते होंगे, कि एक हम लोगों ने लाइब्रेरी की कल्पना की थी। एक लाइब्रेरी होती है जहां लोग किताबें होती है और वहां लोग पढ़ने जाते हैं। बिलासपुर में इतने बच्चे हैं कि वो मकान सस्ते में लेते हैं किराए में, और पढ़ने के लिए जहां सुविधा होती है वहां पर वो किराया देते हैं और वहां उनको टेबल कुर्सी मिलती है, किताब अपनी ले जाते हैं। तो कहने को वो लाइब्रेरी है पर किताब विहीन लाइब्रेरी है। तो पूरे देश में ऐसा कुछ हो रहा है कि धीरे धीरे लाइब्रेरी कल्चर खत्म हो रहा है। लाइब्रेरी का पहले हमारा ऐसा होता था कि जहां कला, साहित्य, संस्कृति की किताबें मिलती हों, लोग जाते हों, जो मनुष्य की संवेदनाओं को जगाने वाली पुस्तकें। अब लाइब्रेरी ऐसी हो गई कि आप अपने कोर्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, इंटरनेट की सुविधा आपको मिलेगी, आपको पढ़ने के लिए टेबल मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा। तो लड़के लोग किसी तंग मोहल्ले में रात में सोने के लिए सस्ता सा कमरा ले लेते हैं, पर ज्यादा पैसे देकर वो दिन भर की पढ़ाई के लिए स्थान सुरक्षित करते हैं, और बिलासपुर ने इसमें कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आप इस पूरे बिलासपुर और खास करके इस रीजन के लॉ से भी जुड़े मामले और कोर्ट में भी आते हैं, इन सब को लेकर और एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप क्या सोचते हैं? सुभाष भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि शिक्षा जो है वो हमारे देश के संविधान निर्माताओं के लिए और सरकारों के लिए कभी भी प्राथमिकता पे कभी भी नहीं रहा है। जिस समय 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, तो जब मूलभूत अधिकार बनाए जा रहे थे, तो मूलभूत अधिकार में शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाना था, क्योंकि शिक्षा से ही नस्लें बनती हैं। लेकिन शिक्षा को मूलभूत अधिकार नहीं बनाया गया, उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखने का मतलब ये होता है कि जब सरकार चाहेगी, सरकार के पास पैसा होगा, सरकार का मूड बनेगा, तो सरकार उसको मूलभूत अधिकार में लाएगी। लेकिन शिक्षा को वो लोग मूलभूत अधिकार में नहीं लाए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि शिक्षा जो है वो देश का मूलभूत अधिकार होना चाहिए, हर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिलना चाहिए, तब जाके शिक्षा जो है वो आज प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार बना। सरकारों के लिए शिक्षा कभी भी प्राथमिकता पे नहीं रही, और उसी का दुष्परिणाम है कि हम लोग देखते हैं समाज में जो आज गैर जिम्मेदारी है, अनैतिकता है। आपने देखा होगा पीएससी की परीक्षा पास करके एक लड़का तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर तो बन जाता है, लेकिन क्या वो पैसा खाना बंद कर देता है? थानेदार तो बन जाता है, क्या भ्रष्टाचार बंद कर देता है? उसको हम नैतिकता की पढ़ाई कहां पढ़ाते हैं? उसको हम जिम्मेदारी की पढ़ाई कहां पढ़ाते हैं? हम नहीं पढ़ा पाते हैं। आज स्कूलों की हालत अगर आप देखेंगे, आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूलों की हालत देखिए आप, शिक्षक नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। आज 75 साल 80 साल आजादी के इतने सालों बाद भी अगर हम उन स्कूलों में शिक्षक नहीं दे पाए, बच्चों के उठने बैठने के लिए बिल्डिंगें नहीं दे पाए, आज भी हम तो सब छत्तीसगढ़ के लोग हैं ना, छत्तीसगढ़ की व्यथा और छत्तीसगढ़ की पीड़ा हम लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? बिलासपुर की पीड़ा मैं नहीं जानूंगा, आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? आप जाइए ना, स्कूलों में जाइए, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि समाज जो है आगे बढ़े। अरे समाज कैसे आगे बढ़ेगा? हमको नस्लें बनाना है अगर, तो शिक्षा को प्राथमिकता पर रखना ही पड़ेगा। उस बच्चे को, आपको जिस दिन से आप स्कूल में एडमिशन हो रहा है, तो उसका नैतिक, आपका चरित्र, उसका विकास करना ही पड़ेगा। आपको उसको एक समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए जो शिक्षा दी जाती है वो देना ही पड़ेगा। नहीं तो वो पढ़ लिख तो लेगा, नौकरी भी पा लेगा, लेकिन सिस्टम नहीं सुधर पाएगा। और आप देख रहे हैं, आप सब लोगों ने इसको महसूस भी किया होगा कि ये जो सिस्टम है ना, अंग्रेजों का दिया हुआ सिस्टम, ये पहले सड़ा था, अब तो सड़ भी गया है और गल भी गया है। हम लोग व्यवस्थाएं नहीं बदल रहे हैं, सत्ताएं बदल जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं,
लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदलती। एक सरकार जाती है, हम उससे उम्मीद करते हैं कि आएगी दूसरी सरकार तो कुछ नया करेगी, लेकिन आप लोग देखेंगे करते कुछ नहीं है। स्कूल वैसे ही रह गए हैं, जो कॉलेजेस हैं वैसे ही रह गए हैं। आज मैं बिलासपुर की छोटी सी एक बात करूंगा। बिलासपुर के बच्चे हैं, वो बिलासपुर में क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्यों पूना, बेंगलोर, हैदराबाद, बंबई, दिल्ली, रायपुर या बाकी क्यों शहरों की तरफ भाग रहे हैं? और हमारे शहर में कौन बच्चे आ रहे हैं? हमारे शहर में बच्चे आ रहे हैं, लोरमी का बच्चा आ रहा है, पंडरिया का बच्चा आ रहा है, पेंड्रा रोड का बच्चा आ रहा है, जांजगीर चांपा का बच्चा आ रहा है, कोरबा के कुछ आ जा रहे हैं। ये जितना हम लोग भीड़ देख रहे हैं ना, ये आसपास के छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे जो शहर हैं उनके बच्चे हैं। इसका मतलब यह है कि आज भी हमने बिलासपुर को एजुकेशनल हब के रूप में तैयार नहीं किया है। हमारे बच्चे इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं है कि हम बिलासपुर से पढ़ेंगे तो बिलासपुर में हमारा कैरियर बन पाएगा, बिलासपुर में अगर हम पढ़ेंगे तो बिलासपुर में हमको कोई जॉब मिल पाएगा, बिलासपुर में अगर हम बढ़ेंगे तो बिलासपुर में हमको कोई काम मिलेगा, यहाँ पे कोई पैसा देगा। बिलासपुर के किस बच्चे को आप बताइए, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कौन सा काम मिल रहा है? वही छोटी छोटी दुकानों में 5,000 10,000 रुपए की नौकरियां मिल रही हैं। कौन से बड़े हमारे यहाँ स्टार्टअप आ गए हैं, कौन से बड़े ऐसे इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, कौन सी इंडस्ट्रियां आ गई हैं, किन लोगों ने हमारे बिलासपुर में आके पैसा लगाया है जो यहाँ की आने वाली जो हमारी पौध है उसको सींच सकें। तो हम अगर बिलासपुर के बच्चों को भी नहीं रोक सकते यहाँ पे, तो हमने कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे बना लिए? ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस तो एक व्यवसाय है, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, भाई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वो लोग व्यापार कर रहे हैं तो सरकार को भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस खोल के जिस तरीके से बाकी आप एजुकेशन दे रहे हैं उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन आप कुछ नया करिए ना। आप लकीर के फकीर क्यों बन रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सरकार जाती है, असल में बेसिकली हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा हमारे इस देश में हमारे सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है कि हमारा देश जो है वो कहने के लिए सरकारें चलाती हैं लेकिन चलाते ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं बदल पाते। और ब्यूरोक्रेट्स में आपने खुद देखा होगा, मैं तो जो कुछ देखता हूं देखते ही आपने खुद देखा होगा कि जो कमाऊ पूत होता है ना पिछली सरकार का, वो ये वाली नई सरकार उसको माला पहना के उसका स्वागत करती है। वो ये नहीं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं रहती है कि इसको हम कैसे दूर करें। शिक्षा जैसे मामले में, शिक्षा जैसा गंभीर मामला जहां पे सरकारों को शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, वहां पे शिक्षा हमारा बहुत कम हो गया है। और सुनिए, देखिए न्याय हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये तो प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। न्यायिक शिक्षा का भी क्या स्तर हो गया है। हम लोग तो जिस समय हम लोग लॉ करते थे, सब लोग पता था कि पहले तो नाइट कॉलेजेस चलते थे, फिर थोड़े से 3 साल की डिग्रियां मिलने लगी, अब 5 साल के लॉ के कोर्सेज हो गए हैं। लेकिन हमारा नेशनल लॉ स्कूल जो हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसको छोड़ के यहाँ जो बिलासपुर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लॉ कॉलेज छत्तीसगढ़ में बहुत हैं, लेकिन आप देखेंगे तो डिसिप्लिन जो है सिर्फ 2 इन यूनिवर्सिटियों में भर डिसिप्लिन है, बाकी डिग्रियां तो वैसी ही मिल रही हैं। वो जितने भी लोग हमारे अधिवक्ता लोग वकालत करने आ रहे हैं, न्यायाधीश बन रहे हैं, वो सब उन्हीं 3 साल और 5 साल की डिग्रियों के लोग हैं। तो आप बताइए, इतने गंभीर, आप इस देश में इतनी गंभीर न्याय की व्यवस्था, एक आदमी के लिए न्याय कितना बड़ा, बाप रे बाप। अगर 2 भाइयों का झगड़ा हो किसी जमीन को लेके, तो दोनों भाइयों का परिवार तबाह हो जाता है, और जब वो न्याय के लिए जाते हैं तो वो अपना परिवार छोड़ के 20 साल तक मुकदमे में लड़ते रहते हैं। और इतने गंभीर मुद्दे को भी सरकारों ने कितना गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसको डील किया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, शैक्षणिक संस्थाएं जब तक अच्छी नहीं रहेंगी और शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों को जब तक अच्छे शिक्षकों को आप नियुक्त करके नैतिक बल और जिम्मेदारी, 2 चीजों को जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, समाज का विकास होना बहुत मुश्किल है। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। शिक्षा जैसे गंभीर विषय को सरकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया है, क्योंकि उनके लिए, सरकारों के लिए, कोई भी सरकार है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, सरकारों के लिए आम इंसान जो है सिर्फ एक वोट बैंक है।
और उसकी नजर इस बात पर रहती है कि मैं इसको कौन सी चीज ऐसी उपलब्ध करा दूं जिससे मुझे इसका वोट मिल जाए। और वोट लेने के चक्कर में ही वो जो है वो पूरा खेल करते रहते हैं। और शिक्षा से चूंकि वोट मिलना बहुत मुश्किल जाता है। सुभाष भाई, मैं कुछ ज्यादा कुछ तो नहीं बोल गया ना? अभी आपको दूसरे राउंड में भी बोलना है। जी जी अभी हम लोग अगला राउंड करेंगे जी। ना आपसे। तो एक गंभीर विषय आपने उठाया है, मेरी आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत आपका आभार है कि आपने बिलासपुर की, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिलासपुर बढ़ जाएगा, ये पक्का है। क्योंकि अब बच्चा हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई या कहीं नहीं जाएगा, बिलासपुर में रहेगा, बिलासपुर में पढ़ेगा। अब बढ़ाना है अपने को बिलासपुर को। बस सुभाष भाई, धन्यवाद आपको। दोस्तों, अभी आहूजा जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। हम एक परसेप्शन होता है, हमारा एक नैरेटिव सेट होता है। अभी इन्होंने कहा कि दो भाइयों के बीच केस चलता है, आप कोर्ट से रिलेटेड हैं। हमारा ये फैलाया जा रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। कोर्ट के प्रकरण निकाल लो तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा परिवार के लोग लड़ रहे हैं आपस में। मुकदमेबाजी जो है वो एक ही समाज के लोगों के बीच ज्यादा है। मैं अगर आंकड़े में जाऊंगा और सुदीप भाई से कहूंगा कभी इस पर भी थोड़ा रिसर्च करें कि देश में जितने मुकदमेबाजी हैं, मुझे लगता है वो हिंदू मुसलमानों के बीच तो नहीं है। वो मुकदमेबाजी तो भाई भाई के बीच में है, रिश्तेदारों के बीच में है। कोर्ट में जितने केस चल रहे हैं वो किसके बीच चल रहे हैं, पर परसेप्शन ये है कि ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मुझे तो लगता है कि जो लोग हैं एक दूसरे के, कोर्ट वाले ज्यादा नजदीक से उसको समझते होंगे कि मुकदमे दिन भर किन के आते हैं, कौन लोग लड़ते हैं। और जैसा आपने कहा कि कोर्ट जाता है आदमी तो उसमें बहुत सालों तक प्रकरण नहीं आते, लंबे लंबे समय तक लोगों को जूझना पड़ता है। वो एक अलग तरह की दिक्कतें हैं।